दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एमपीटीईटी ग्रेड 3 के एनवायरमेंटल स्टडी वाले पार्ट को। यह हमारा दूसरा लेसन है। इसके पहले हमने पहला लेसन बनाया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें। जो आज का हमारा लेसन है उसमें हम बात करेंगे हमारे मित्र, फिर हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु एवं मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु और उन पर प्रदूषण का प्रभाव। तो ये हमारा आज का दूसरा लेसन है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक पहेली देना चाहता हूँ जिसका आंसर आप हमें दें। एक केले को बिना काटे तोड़े 3 लोगों में कैसे बांटेंगे? तो दोस्तों, इसका उत्तर आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और यदि आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज का लेसन हम शुरू करेंगे एक अच्छी कहानी के साथ जो दोस्ती पर आधारित है। तो दोस्तों, पहले एक कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद लेसन चालू करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा लेसन है वो भी इसी से संबंधित है। तो देखते हैं दोस्तों। जीवन और रमेश दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बहुत ही पक्के दोस्त थे। जहाँ भी जाते खूब मस्ती करते और मौज बनाते। एक दिन दोनों घूमते हुए जंगल की तरफ निकल गए। बातें करते हुए उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि रात हो गई है। अब दोनों को डर लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उन पर हमला ना कर दे। जल्दी से जंगल से बाहर निकलने के लिए वो दौड़ने लगे, लेकिन दौड़ते दौड़ते जीवन की चप्पल टूट गई और उसके पैर में चोट लग गई और खून बहने लगा, जिससे उसे चलने में दिक्कत होने लगी। टूटी हुई चप्पल और चोट के कारण जीवन बहुत धीरे ही चल पा रहा था, क्योंकि अगर चप्पल हाथ में ले ली तो जमीन पर पड़े पत्थर और कांटे उसके पैर को चुभ जाते और दर्द करते। तभी दूर से किसी जानवर के चिंघाड़ने की आवाज़ आई और उसे सुन राकेश तेजी से भाग गया। लेकिन जीवन तो धीरे ही चल पा रहा था, सो पीछे रह गया। लेकिन जीवन ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे ही चलते हुए जंगल से सुरक्षित बाहर आ गया। अगले दिन दोनों जब स्कूल में मिले तो राकेश बोला, मैंने तो सबक सीख लिया कि अब कभी जंगल की तरफ नहीं जाऊंगा। तब जीवन ने जवाब में कहा, हाँ मैंने भी एक सबक सीख लिया। मैंने भी एक सबक सीख लिया कि दोस्त वही जो समय पर काम आए। तो दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में साथ दे। तो इस कहानी के सारांश को हम आगे समझेंगे। उसके बाद हम मित्रता का अर्थ क्या होता है, फ्रेंडशिप का अर्थ क्या होता है। तो मित्रता या दोस्ती दो या अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक लगाव का संबंध है। जब दो दिल एक दूसरे के प्रति सच्ची आत्मीयता से भरे होते हैं तब उस संबंध को मित्रता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक लगाव, यानी कि उनके बीच आत्मीय परस्परीय लगाव हो या सच्ची आत्मीयता हो तो उसे मित्रता कहते हैं। और यह संगठन की तुलना में अधिक सशक्त होते हैं। तो जो संगठन होते हैं उनकी तुलना में ये अधिक सशक्त होते हैं। अब देखिए, दोस्ती पर या मित्रता पर कुछ महान व्यक्तियों के द्वारा जो बातें कही गई हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तुलसीदास जी द्वारा कही गई बात। जे ना मित्र दुख होही दुखारी, तिन्हाही विलोकत पालक पारी भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेनु समाना। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में कहते हैं। तो उनका जो यहाँ पर अर्थ है हिंदी में वो ये है कि जो मनुष्य मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उन्हें देखने मात्र से भी पाप लगता है। अब देखिए दूसरी बात जो कही गई है, मित्रों में आर्थिक सामाजिक और देशीय ऊंच नीच नहीं रहता। यदि होस्ट मेहमान के स्तर को देख उसकी मेहमान नवाजी करे तो वह मित्र नहीं रह सकता। मित्रों में तो बराबरी रहती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं विद्वान कि मित्रों में आर्थिक सामाजिक और देशीय ऊंच नीच नहीं पाई जाती है। यदि होस्ट यानी कि आपका जो जजमान है मेहमान के स्तर को देख उसकी
मेहमान नवाजी करे तो वह मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मित्रों में तो बराबरी होती है। तो ये कहते हैं गुरुदत्त असमंजस। अब देखिए तीसरी जो बात है, मित्र के 3 लक्षण हैं: अहित से हटाना, हित में लगाना और मुसीबत में साथ ना छोड़ना। तो क्या है कि धन के अभाव में विश्व में जो लोग मित्रों का कार्य करते हैं उन्हें ही मित्र समझता हूँ। अच्छी स्थिति वाले व्यक्ति की वृद्धि में कौन साथ नहीं देता, तो ये कहा गया है बुद्ध चरित्र में। वहीं संपन्नता तो मित्र बनाती है, किंतु मित्रों की परख तो विपदा करती है। तो देखिए ये परिभाषा कितनी प्रासंगिक और कितनी रियलिस्टिक है कि संपन्नता तो मित्र बनाती है, यानी कि जबकि आपके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो वो तो मित्र बनाती है। लेकिन मित्रों की तो असली परख कब होती है? जब विपदा होती है। ये कहा है शेक्सपियर ने। कभी उस व्यक्ति से मित्रता मत करो जिसने 3 मित्र बनाकर त्याग दिए हों। तो कभी उस व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपने 3 मित्र बनाकर उन्हें छोड़ दिया हो। ये क्या है? सवेटर ने। अब देखिए आगे क्या है, मित्रता को धीरे धीरे उच्चता के शिखर पर चढ़ने दो। यदि जल्दबाजी करोगे तो यह शीघ्र ही क्लांत हो उठेगी, खत्म हो जाएगी। ये कहा है फूलर ने। अब देखिए सच्ची मित्रता। अभी तक हमने पढ़ा मित्रता, अब देखिए सच्ची मित्रता के बारे में। सच्चा मित्र वह है जो दर्पण की तरह तुम्हारे दोषों को तुम्हें दर्शाए, जो अवगुण को गुण बताए, वो खुशमादी है। तो देखिए ये भी बहुत ही अच्छी परिभाषा है। सच्चा मित्र वह है जो दर्पण की तरह तुम्हारे दोषों को तुम्हें दर्शाए, यानी कि सच्चा मित्र आपका वही होता है जो आपके अवगुणों को भी आपको बतलाता रहता है कि ये आप में गलती है, आप इसमें सुधार कीजिए। जो अवगुणों को गुण बताए वो खुशामदी है, मतलब कि वो आपकी चापलूसी कर रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे दोस्त सच्चे दोस्त नहीं कहलाते हैं। सच्चे मित्र के सामने दुख आधा और हर्ष दोगुना प्रतीत होता है। तो जॉनसन कहते हैं कि जो सच्चे मित्र होते हैं उनके सामने दुख जो होता है वो आधा प्रतीत होता है और हर्ष दोगुना हो जाता है। अब देखिए सच्चे मित्र हीरों की तरह कीमती और दुर्लभ मिलते हैं। झूठे मित्र तो पतझड़ की पत्तियों की तरह सर्वत्र मिलते हैं। अरस्तु जी। तो देखिए कितनी स्पष्ट बात कही है उन्होंने कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं और बहुत ही कीमती होते हैं। वहीं झूठे मित्र तो पतझड़ की पत्तियों की तरह होती हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। दोस्तों जो हमने लेसन की शुरुआत में एक स्टोरी कहानी देखी थी, तो उसमें दोस्तों उससे ये साबित होता है, मतलब हम ये समझ सकते हैं, यहाँ पर हम ये अंतर देख सकते हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है और मित्र कौन होता है। तो सच्चा मित्र और मित्र, तो दोस्तों जो ये कहानी थी इसमें 2 दोस्त रहते हैं और दोनों जंगल में जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां बस एक दोस्त जो है चोट के कारण वहीं गिर जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है, और दूसरा दोस्त जो है वो डर के कारण वहाँ से भाग जाता है अपने दोस्त का साथ छोड़कर। तो इससे यह साबित होता है कि बुरी परिस्थितियों में वह दोस्त जो है अपने दोस्त का साथ छोड़ के चला गया, यानी कि वो सिर्फ उसके सुख के समय में साथ देने वाला था या सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन विपदा के समय जो साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। वो तो सिर्फ एक मित्र बस था जो उसके सामान्य कार्यों में या खेल कूद में साथ देता था। तो दोस्तों यहाँ यही समझने वाली बात है, यही दोनों में अंतर है कि सच्चा मित्र और मित्र कौन होता है। तो सच्चा मित्र इस कहानी में जो था राकेश, वह नहीं था जीवन का। तो जीवन का सच्चा मित्र यहाँ पर वो नहीं था। तो सच्चा मित्र वह होता है जो उसके हर स्थितियों में अच्छी बुरी में साथ दे। तो दोस्तों इस प्रकार मित्र और सच्चे मित्र में यही अंतर होता है कि मित्र सिर्फ आपके खुशी के पलों में आपके साथ होता है, और जो सच्चा मित्र होता है वो आपके साथ आपके हर पल में, चाहे वो खुशी का हो चाहे गम का, वो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। तो इस प्रकार हमने ये परिभाषाएं देखी। अब दोस्तों हमारा इसी सिलेबस का हमारा अगला नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था रिश्तेदार, रिलेटिव्स। तो क्या होते हैं रिश्तेदार, हम इन्हें देख लेते हैं। तो रिश्तेदार समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। तो क्या है समाज द्वारा स्वीकृत, मतलब इन्हें समाज द्वारा स्वीकृति मिली होती है कि व्यवस्था है जिसका आधार विवाह संबंधों में प्राणी शास्त्रीय स्वरूप से है, और इनका जो आधार है वो क्या है, विवाह संबंध है। तो वहीं कभी कभी प्राणी शास्त्रीय आधार ना होते हुए भी समाज द्वारा स्वीकृत संबंध नातेदारी की श्रेणी में आते हैं, और कभी कभी जो होते हैं समाज द्वारा स्वीकृत भी होते हैं ये।
समाज द्वारा स्वीकृत जैसे कि आपका उनसे ना तो कोई वैवाहिक रिश्ता होता है और ना ही रुधिर या रक्त रिश्ता होता है, बस समाज में रहते रहते ही आपके उनसे संबंध बन जाते हैं। जैसे आपके आसपास कोई पड़ोस में होगा जिसे आप अपना अंकल मानते होंगे या आप अपना भाई मानते होंगे, बहन मानते होंगे, तो इस तरह से वो रिश्ते कहलाते हैं। चार्ल्स विनिक के अनुसार रिश्तेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए संबंध आ सकते हैं। तो देखिए, चार्ल्स विनिक भी यही कहते हैं कि जो व्यवस्था रिश्तेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए संबंध आ सकते हैं, जो कि माने हुए होते हैं, यानी कि समाज द्वारा माने हुए होते हैं एवं रुधिर पर आधारित होते हैं। इसके अलावा रुधिर पर आधारित तो आते ही आते हैं। वहीं लेवी स्ट्रॉस के अनुसार रिश्तेदारी प्रणाली वंश अथवा रुधिर संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से ही निर्मित नहीं होती। तो वहीं लेवी स्ट्रॉस जो है उनके अनुसार क्या है कि जो ये रिश्तेदारी वाली प्रणाली है ये वंश और रुधिर संबंधों पर ही आधारित सीमित नहीं, वंश और रुधिर के आधार पर ही निर्मित नहीं होती, बल्कि जो व्यक्ति को मिलती है यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है, यह मानव चेतना में भी विद्यमान होती है। तो ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारी सिर्फ वंश या रुधिर के आधार पर हो, यह हमारे मानव चेतना में होती है। यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है, यानी कि यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है, वास्तविक परिस्थितियों का स्वतः विकास नहीं होता। तो इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ वंश और रुधिर के अलावा भी ये हमारे व्यवहारिक रूप में बन जाती है, तो इसके लिए किसी वंश या रिश्तेदारी का होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए, जन्म लेने के तुरंत बाद, अब देखिए हम शुरुआती स्तर पर देखते हैं कि रिश्तेदारी कहाँ से प्रारंभ होती है। तो जब भी कोई बालक या कोई भी बच्चा इस दुनिया पर आता है तो तुरंत ही रिश्ते प्रारंभ हो जाते हैं उससे जुड़े हुए। तो जैसे जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चा माता पिता, भाई बहन तथा विभिन्न संबंधियों के वंशानुक्रम या वंश क्रम में जुड़ जाता है। यानी कि जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता होते हैं, भाई बहन, दादा दादी, है ना। तो इस तरह से रिश्ते जो है वहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। शुरुआती रिश्ते होते हैं और सबसे मुख्य रिश्ते होते हैं। पिता से संबंधित पक्ष के रिश्तेदार ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारतीय समाज में पिता के जो रिश्ते होते हैं या पिता के जो पक्ष के रिश्ते होते हैं वे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है। तो इसलिए क्या होते हैं रिश्ते पिता के वंश से, पिता के पक्ष से, तो पिता, चाचा, ताऊ, बाबा, दादा आदि रिश्तेदार होते हैं। वहीं मातृ पक्ष यानी माता के स्थानीय जो परिवार के वंश क्रम में पक्ष में आते हैं वे कौन से हैं, तो वो हैं जैसे कि माता, नाना, नानी, मामा, मौसा, मौसी आदि रिश्तेदार। गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल हैं और इसके अलावा गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल होते हैं। विवाह के पश्चात सास, ससुर, ननद, भाभी, देवर, जीजा, साली आदि। तो देखिए वो हमने जो बात की थी वो जन्म से थे और ये विवाह से हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका विवाह हुआ, तो जब उसका विवाह होगा तो उसे उसकी वाइफ होगी, फिर उसका ससुर होगा, सास होगा, साला होगा, साली होगी, देवर, भाभी, ननद आदि। तो कितने प्रकार के रिश्ते जो हैं जन्म के बाद विवाह के पश्चात भी बनते हैं। परिवार के बड़े बूढ़े बीमार व्यक्ति, तो ये हमारा टॉपिक दूसरा वाला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो परिवार के बड़े बूढ़े बीमार किशोर या विशिष्ट आवश्यकता वाले जैसे कि दिव्यांग या जो विकलांग बच्चे होते हैं कि देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता, यानी कि हमें उनकी किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए, हमारा किस पर उनके प्रति नज़रिया होना चाहिए। हमारी संवेदनशीलता का भी काफ़ी असर होता है उनके जीवन पर, तो वो किस प्रकार होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम देखभाल और संवेदनशीलता को दो रूपों में यानी कि दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक देखभाल एवं संवेदनशीलता के अंतर्गत हम परिवार के बड़े बूढ़े बीमार व्यक्तियों, किशोरों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जैसे दिव्यांग बच्चों के प्रति हम उनके किस प्रकार से शारीरिक रूप से कर सकते हैं। तो देखिए उनके खान पान से, उनके लिए अच्छे व्यस्त वस्त्र और पौष्टिक भोजन आदि उपलब्ध कराकर, ठीक है, हम उन्हें अच्छी जो है शारीरिक देखभाल और दे सकते हैं। अगर मानसिक देखभाल और संवेदनशीलता की बात करें तो हमें उनके प्रति तो हमें अपने परिवार के बड़े बूढ़े, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों आदि की देखभाल और संवेदनशीलता के लिए
अच्छा माहौल प्रदान करना होगा, उन्हें सकारात्मक वार्तालाप करनी होगी और उनके गुणों में विकास करना होगा और मानसिक रूप से उन्हें मजबूत करना होगा ताकि उन्हें कभी अकेलापन ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं अलग हूँ या मेरे में कुछ कमी है। तो इस प्रकार की हमें मतलब उन्हें एहसास दिलाना है, फील कराना है कि वो भी हमारे ही तरह हैं और वो भी समाज में, घर में और देश में बराबर की अहमियत रखते हैं जितने की हमारी है, हम सब की है। तो हमें किसी भी तरह से उन्हें कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, ना ही शारीरिक और ना ही मानसिक। चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक, हमारे आसपास के परिवेश में रहने वाले जीव जंतु और जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ तथ्यों के साथ शुरू करते हैं कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं का एक विशाल संसार है। तो जो पृथ्वी है वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं रहते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पादप आदि रहते हैं। तो यहाँ विशाल संसार है जीव जंतुओं का। ठीक है, जीव जंतुओं का भी मनुष्य की तरह आवास, भोजन और जल की आवश्यकता होती है। तो इंसान के अलावा जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें भी एक रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, जीवन यापन के लिए और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। और वह भी वातावरणीय दशाओं से, यानी कि मौसम से, ठंडी, गर्मी, बरसात आदि से प्रभावित होते हैं। उनकी भी निश्चित दिनचर्या होती है, खाने की, भोजन करने की, घूमने की आदि आदि। पशुओं में भी संवेदना, संघर्ष और प्रेम पाया जाता है। तो पशुओं में भी क्या होता है, संघर्ष होता है, प्रेम होता है, संघर्ष होता है, संवेदना होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों एवं पादपों में भी भिन्नता पाई जाती है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। किस आधार पर हम इसे बांट सकते हैं? रंग, रूप, आकार, स्वभाव, नस्ल आदि के आधार पर हम इनका विभाजन करते हैं और इसी व्यवस्था को जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए, अब हम इनका बंटवारा देख लेते हैं। तो निवास के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, उनके जो हैबिटेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, घर होते हैं। तो देखिए, स्थल पर रहने वाले, स्थलचर, ठीक है ना, यानी जमीन पर रहने वाले। तो जमीन पर यानी स्थल पर रहने वाले जंतु जैसे मानव, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, सूअर। तो मतलब ये क्या है, ये जमीन पर रहते हैं, स्थल में रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहीं ये भी रहते हैं। वहीं जलचर प्राणी, तो ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जंतु जो जल में रहते हैं, ठीक है ना। तो जल में रहते हैं यानी कि जैसे तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, नदी हो सकती है, समुद्र हो सकता है, यानी जो जल से भरा हुआ स्थान हो, जैसे मछली, केकड़े, मगरमच्छ आदि। अब देखिए, नभचर यानी कि जो आकाश में रहते हों, स्काई में, ठीक है ना, स्काई आकाश में। तो आकाश में विचरण करने वाले जंतु, विभिन्न प्रकार के पशु, विभिन्न प्रकार के पक्षी, चिड़िया आदि। अब देखिए, उभयचर प्राणी यानी कि जल व थल दोनों में रहने वाले जंतु, जो जल और थल दोनों में रहते हैं वे, जैसे कि मेढक। तो मेढक जल में भी रह सकता है, थल में भी। आपने ये देखा होगा, कभी कभी आपके घरों में आ जाते हैं। और इसके अलावा ये पानी में तो रहते ही हैं, बरसात के दिनों में ये बहुत टटराहट की आवाज़ करते हैं। वहीं कछुआ, तो कछुआ भी इसी श्रेणी में आता है। कछुआ पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है लंबे समय तक। अब देखिए, जलवायु के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो गर्म जलवायु में रहने वाले जंतु जैसे ऊंट, भेड़, चिंगारा, गोड़ावन। तो ऊंट जो होता है, आपको मालूम होगा, रेगिस्तान वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहता है जहाँ औसत तापमान अधिक होता है। तो इसलिए ये जो है, ये क्या कहलाते हैं, गर्म जलवायु में। ऐसे ही भेड़ भी होता है। अब देखिए, शरद जलवायु यानी कि ठंडे मौसम में रहने वाले जंतु। तो ध्रुवीय भालू, जो ये वाइट कलर का भालू होता है, ये क्या ध्रुवों में रहता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या ध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा यॉक। अब देखिए, प्राकृतिक समानता के आधार पर, सिमिलरिटी के आधार पर, नेचुरल सिमिलरिटी के आधार पर एनाइमा
एनाइमा यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का अभाव। तो मतलब कि ऐसे जीव जिनमें लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, यानी कि आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, इसका अभाव होता है, जैसे कि मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और स्पंज। अब देखिए इनेमा, वो एनाइमा था, ये इनेमा है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति। मतलब ऐसे जंतु जिनमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी होती हैं, जैसे मछली, मेढक, गाय, मनुष्य। मछली, मेढक, गाय, मनुष्य, इनमें आरबीसी पाई जाती है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी जंतुओं का निम्न श्रेणियों में वर्गीकरण। तो मतलब कि जो भी ब्रह्मांड के अंतर्गत जीव पाए जाते हैं उन्हें निम्न 2 श्रेणियों में बांटकर समझ सकते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी, या कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु। तो कशेरुकी जंतु के बारे में देख लेते हैं। ऐसे इसके अंतर्गत ऐसे जंतु या जीव आते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड होता है, यानी कि ऐसे जीव जिनके पीछे जैसे अपने होती है पीछे साइड की रीढ़ की हड्डी, जिसकी वजह से हम क्या है खड़े हो पाते हैं, तो वो हड्डी पाई जाती है। तो वैसे क्या कहलाते हैं, कशेरुकी जंतु, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मत्स्य वर्ग में मछली, उभयचर वर्ग में मेढक, सरीसृप वर्ग में छिपकली, और पक्षी और स्तनधारियों में कौन कौन आता है, मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बिल्ली। तो ये जो सभी जंतु के नाम दिए हुए हैं ये कशेरुकी हैं। इनके जो है बीच में यानी कि शरीर में एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अकशेरुकी जंतु, तो इसके अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो कौन से ऐसे जीव हैं, जैसे कि कृमि होता है, तितलियां होती हैं, प्रवाल, केकड़े, विभिन्न प्रकार के स्पंज। तो तितलियों को आपने देखा होगा, उनकी हड्डी नहीं होती है। तो इस प्रकार ये हुआ। अब देखिए अभी तक ज्ञात समस्त जंतुओं की जातियों में अकशेरुकी जंतु की संख्या लगभग 95% है, और जो अभी तक जो हमें ज्ञात जंतुओं की जो प्रजातियां प्राप्त हैं उनमें सबसे ज़्यादा यानी कि 95% कौन है, अकशेरुकी, यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। सिर्फ 5% में ही इंसान, मछली और विभिन्न जैसे कि कुत्ता, बिल्ली आदि आते हैं। अब पालतू पशु, तो पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना तथा पालना, पोषण करना पालतू बनाना कहलाता है। यानी कि पालतू क्या होता है, तो किसी पशु को या पशुओं को विशिष्ट उद्देश्य, अपने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पालना, उनका पोषण करना जो है पालतू बनाना कहलाता है। जैसे चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मुर्गी, भेड़, गधा, बैल, मधुमक्खी आदि। अब देखिए हम यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखेंगे कि किस जीव को किस कार्य के लिए पाला जाता है। तो देखिए दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी को पाला जाता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट को पाला जाता है। अंडों के लिए मुर्गी को पाला जाता है। माल ढोने के लिए हम किसे, गधे, घोड़े, खच्चर का प्रयोग करते हैं तो उन्हें पालते हैं। कृषि के लिए बैल और सांडों को पालते हैं। शहद के लिए हम मधुमक्खियों को पालते हैं। वहीं सुंदरता और मनोरंजन के लिए हम तोता, खरगोश, मछली को पालते हैं। तो आपने देखा होगा कई जगह ऑफिसों में मछलियों को एक बॉक्स के अंदर पानी भरा रहता है और उसके अंदर जो है डली रहती हैं, तो वो सुंदरता के लिए पाली जाती हैं। अब देखिए कुछ पालतू जानवर हैं, पशु हैं, और उनके घरों के नाम देखते हैं। जैसे गाय, तो गाय के घर को क्या बोलते हैं, छप्पर या सार। घोड़ा जो होता है उसके घर को घुड़साल कहते हैं। सुअर के बाड़े, मुर्गियों का दड़बे, खरगोश का पिंजरे, और मछलियों का जल, और कुत्ता का घर होता है। यानी कुत्ता नॉर्मल घरों में ही रहते हैं। तो खरगोश पिंजरे में रहता है, इसके अलावा जो तोता होता है वो भी पिंजरे में ही रहता है। अब देखिए पालतू पशु, तो पालतू पशु और उनके भोजन।
उनका क्या भोजन होता है, जैसे गाय, गाय का चारा, बकरी हरी पत्तियाँ खाती है, घोड़ा चना खाता है, मुर्गी को दाना दिया जाता है, कबूतर बाजरा खाता है, मछली को आटे की गोलियाँ, जो मतलब कि हम पालते हैं वो मछलियाँ आटे की गोलियाँ, कुत्ता जो है वरना केचुआ खाती हैं मछलियाँ, कुत्ता दूध रोटी मांस तीनों खाता है। वहीं बिल्ली जो होती है वो दूध और रोटी वो भी मांस खाती है। वन्य जीव संरक्षण, तो हम इस वाले हिस्से में पढ़ेंगे कि जो वन्य जीव होते हैं उनका संरक्षण क्या है और कैसे करते हैं। विभिन्न जंगली जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं कार्य किए गए, उन्हीं को वन्य जीव संरक्षण कहते हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय अभयारण्य, बायोस्फीयर, विभिन्न प्रोजेक्ट एवं विभिन्न कानूनों को भी निर्मित किया गया। तो जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने वन्य जीवों संरक्षण के लिए क्या किया गया, तो उन्होंने नेशनल पार्क बनवाए, ठीक है ना, और सेंचुरी बनवाई, उसके अलावा बायोस्फीयर बनवाए, विभिन्न प्रोजेक्ट, कानून बनाया, वन संरक्षण अधिनियम, इस प्रकार जो है कि ताकि वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। भारत में वर्तमान में 3 हॉट स्पॉट एरिया हैं, 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 551 वन्य जीव अभयारण्य हैं, 8 क्षेत्र विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में हैं। वहीं जो है 40 नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट के तहत आते हैं, 11 जैव मंडल रिजर्व एवं 16 रामसर नम भूमियों में आते हैं, रामसर नम भूमियों में आते हैं, ठीक है ना। अब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल प्राकृतिक स्थल, तो हमारे जो हैं ये वन्य जीव संरक्षण वाले स्थल, इनमें से 8 जो हैं वो किस में शामिल हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में। तो पहला कौन सा हम बात करेंगे जिनकी, उनमें पहला कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। तो यह कब शामिल किया गया है, 2016 में शामिल किया गया था। उसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, यह कब शामिल किया गया, तो यह वर्ष 2014 में शामिल किया गया था। वहीं पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी घाट वाला, यानी कि ये जो है ये केरल और कर्नाटक के पास मालाबार तट आदि में स्थित वाला क्षेत्र, यानी कि भारत के दक्षिण में पश्चिम क्षेत्र में स्थित, जो कि हॉट स्पॉट एरिया है। तो यह जो है पश्चिमी घाट 2012 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क, यह कहाँ है, असम में है, और इसे 1985 में जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी नेशनल पार्क, यह कहाँ है, उत्तराखंड में है, और इसे 1988 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल वाला और केवला देवी नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान वाला, इन्हें भी शामिल किया गया। दोस्तों, जो हमने शुरुआत में आपसे पहली पूछी थी पजल कि एक केला है और उसे आपको 3 व्यक्तियों में देना है, एक केला है और उसे आपको 3 व्यक्तियों में देना है बराबर बराबर, तो आप कैसे दोगे। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि आप बनाना शेक बनाओगे और जो है 3 व्यक्तियों में बांट दोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है तीनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें हम MPTET के जो एनवायरनमेंट वाले जो अभी हमने 2 लेसन किए हैं, इस पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं विभिन्न एग्ज़ाम में, जैसे CTET और UPTET राजस्थान आदि के परीक्षाओं के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।